Hello everyone, this is Dr. Preeti Gupta. Welcome to the fifth session of MRTP Act 1969. Today our area of discussion is monopolistic trade practices. Monopolistic trade practices क्या होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे. Inquiry into monopolistic trade practices, relief available under MTB. Monopolistic trade practices to be deemed to be prejudicial to the public interest except in certain cases means exceptions. अपवाद इसके क्या क्या हैं. इसके बाद restrictive trade practices, registrable agreements under RTP. और RTP में इसके बाद इसी में मैंने इंक्लूड किया है सारी चीजों को कि इसमें एक्सेप्शंस कौन से हैं RTP में और RTP के अंतर्गत क्या क्या ट्रीटमेंट्स प्राप्त होते हैं. आज MTP या मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं उनको हम और ज़्यादा विस्तार से जानेंगे. इसके पहले भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत विस्तार से आप लोगों को काफ़ी विस्तार किया था, काफ़ी अच्छी तरह से इस बात को समझाया था कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस किसको कहते हैं, एकाधिकारात्मक व्यापार व्यवहार क्या है और किन किन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के व्यवहार को मोनोपोलिस्टिक ट्रेड की श्रेणी में लिया जा सकता है, ये भी समझाया था. A monopolistic trade practice is one in which economic power relating to the production and marketing of goods and services is concentrated in hands of a single player. यहाँ बात हम एकाधिकार की नहीं कर रहे हैं, ये एकाधिकार से भिन्न है. एकाधिकार में एक ही व्यक्ति होता है जो मार्केट को डोमिनेट करता है या एक ही व्यक्ति होता है जो किसी सेवा या किसी वस्तु का उत्पादक या किसी वस्तु की पूर्ति करने वाला हो, किसी सेवा की पूर्ति करने वाला होता है. लेकिन मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस में एक ही व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति उस बाजार का दुरुपयोग करता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, बाजार का शोषण करता है और उसके तरीके से, उस अपने अनुचित तरीके से वो बाजार में अपना वर्चस्व कायम करने की स्थिति में होता है या वर्चस्व कायम करने के लिए कार्य करता है. और इस तरीके से जो पावर होती है, जो इकोनॉमिक पावर होती है, वो एक सिंगल प्लेयर के हाथ में आ जाती है. और उसके लिए वो कौन से तरीके अपना सकता है? बाय एलिमिनेटिंग potential competitors, limiting technical know-how and development, controlling supply and prices in market, preventing or reduce competition, deteriorating product quality or by adopting unfair or deceptive trade practices. तो वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए या अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए पूरे मार्केट को अपना एकाधिकार रखने के लिए मार्केट पर वो किसी भी तरीके से कार्य कर सकता है, चाहे तो वो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी प्रतियोगी हैं, उनको वो एलिमिनेट करने की कोशिश करे, उनको कर्टल करने की कोशिश करे, उनकी इकोनॉमिक पावर को घटाने की कोशिश करे, चाहे वो टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल उसका लिमिटेशन करके वो डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश करे, चाहे वो किसी वस्तु के सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करे, चाहे वो कंपटीशन को रिड्यूस करने की कोशिश करे या प्रिवेंट करने की कोशिश करे. यहाँ पर प्रतियोगिता को रोकने की कोशिश होती है और इसके लिए वो मार्केट में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको भी हानि पहुंचा सकता है या उसको भी कम कर सकता है और किसी भी प्रकार के अनफेयर या अनुचित तरीके का उपयोग कर सकता है, डिसेप्टिव मेथड का यूज कर सकता है. ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है. अब हम ये जानेंगे कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में किस किस प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं.
तो माल या सेवा दोनों ही चीजें होती हैं, चाहे सर्विस की बात हम करें चाहे गुड्स की बात करें, दोनों ही दशाओं में एकाधिकार व्यापार व्यवहार में कोई व्यक्ति जो इस तरह की प्रैक्टिस करता है, इस तरह का व्यवहार करता है किसी बाजार में, वो अनुचित स्तर पर माल के उत्पादन, उसकी पूर्ति, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण या किसी सेवा की पूर्ति, तो वो एक अनुचित स्तर पर प्रतियोगिता को बनाने की कोशिश करता है ताकि उसका प्रभाव बढ़ सके। वो प्रतियोगिता को कम करने की कोशिश करता है अथवा अनुचित रूप से रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। तकनीकी विकास या टेक्निकल नॉलेज जो है, टेक्निकल डेवलपमेंट जो है, उसको भी सीमित करने की कोशिश करता है, पूंजी के विनियोजन को सीमित करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो माल और सेवा, चाहे दोनों में से कोई भी चीज हो, उसकी गुणवत्ता में भी गिरावट लाने की कोशिश करता है, उसकी गुणवत्ता को कम करने की कोशिश करता है। उत्पादन की लागत में, सेवा के शुल्क में और वस्तु के मूल्य में अनुचित रूप से वृद्धि कर सकता है या अनुचित रूप से उसको कम भी कर सकता है ताकि उसका वर्चस्व कायम हो सके, ताकि एक समय तक उसका वर्चस्व कायम हो जाए, एक समय तक उसका एकाधिकार कायम रहे, और उसके बाद जब मार्केट उसकी कंट्रोल में आ जाएगा, जब मार्केट उसके नियंत्रण में पूरी तरह से आ जाएगा, फिर वो अनुचित तरीके से माल का मूल्य बढ़ा करके अनुचित लाभ कमा सके। तो ये भी पॉलिसी हो सकती है कि वो माल का मूल्य भी कम कर दे एकाधिकार प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा वो अपने लाभ में अनुचित वृद्धि कर सकता है, अर्थात लागत और विक्रय मूल्य दोनों का अंतर वो बहुत बढ़ा सकता है ताकि उसको अनुचित रूप से लाभ मिले। अनुचित रीति को अपना सकता है, अनुचित तरीके अपना सकता है, कपटपूर्ण व्यवहार कर सकता है, छल कर सकता है, और उस छल कपट के द्वारा वो प्रतियोगिता को कम करने की स्थिति में भी होता है। एक चीज आप बार बार समझ रहे होंगे, और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था, कि बार बार एक शब्द पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत भी, और जो मैं समझा रही हूँ आपको उसके अंतर्गत भी। वो एक शब्द को हम बार बार कहते हैं, अनुचित रूप से, अनुचित रूप से, अनरीजनेबली, अनरीजनेबली। तो ये अनरीजनेबली शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापार और व्यवहार किसी भी मार्केट में जहां पर बहुत सारे लोग किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं या नहीं करते हैं या कम लोग करते हैं, किसी भी तरह की स्थिति में, चाहे वो एकाधिकार की स्थिति हो, मोनोपोली हो, चाहे ओलिगोपोली हो, चाहे परफेक्ट कंपटीशन में यह स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी विक्रेता आसानी से किसी दूसरे विक्रेता को या बाजार को अब्यूज नहीं कर सकता। लेकिन ओलिगोपोली में और मोनोपोली में तो होती ही है ये स्थिति, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है। लेकिन ओलिगोपोली में भी ये स्थिति हो सकती है जहां पर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है। वहां ये स्थिति हो सकती है कि एक विक्रेता या एक प्रोडक्शन करने वाला जो प्रोड्यूसर है, वो मार्केट को डोमिनेट करने की या अब्यूज करने की कोशिश करे और उसके द्वारा अनुचित लाभ कमाने की कोशिश करे। तो यहाँ अनुचित शब्द जो बार बार एम्फेसाइज किया गया है, उसका मतलब है कि वो इतना अनुचित होना चाहिए, व्यापार और व्यवहार जो हो रहा है, जो भी व्यापार व्यवहार है, जो ट्रेड प्रैक्टिस है, वो इतना अनुचित होना चाहिए कि वो एमटीपी के दायरे में आ जाए। थोड़ा बहुत अनुचित होना, थोड़ा बहुत अनरीजनेबल होना, थोड़ा बहुत अनरीजनेबली प्रतियोगिता को बढ़ाना या घटाना, अनरीजनेबली प्राइस को घटाना या बढ़ाना, लागत को घटाना या बढ़ाना, ऐसी कोई भी स्थिति इसमें नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो हर विक्रेता, हर प्रोड्यूसर, चाहे वो गुड्स सप्लाई करता हो, चाहे वो सर्विसेज सप्लाई करता हो, वो करता ही है, क्योंकि उनका अंतिम ध्येय मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट को। हर विक्रेता का, हर प्रोड्यूसर का, जितना भी मार्केट चैनल है, जितने भी चैनल्स हैं एक मार्केट के अंतर्गत, उनका अंतिम लक्ष्य हमेशा ये होता है, वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। तो उसके लिए वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो करेंगे ही, लेकिन अगर सामान्य मैनिपुलेशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो वो चलेगा। लेकिन अगर ज्यादा अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है या ज्यादा अनुचित लाभ कमाया जा रहा है, तो ऐसी दशा में वो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आ जाएगा।
अब हम ये समझेंगे कि जांच किस प्रकार से होती है। अगर मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, अगर एकाधिकारात्मक व्यापार व्यवहार हो रहा है, तो उसके संबंध में जांच किस किस तरीके से हो सकती है। तो जांच के लिए इंक्वायरी इनटू मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में एक कमीशन, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि एमआरटीपीसी क्या है, एमआरटीपी कमीशन किसको कहते हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, वो किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो द कमीशन में इंक्वायर इनटू एनी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस वो 3 प्रकार से कर सकता है। अपॉन ए रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द डायरेक्टर जनरल, और अपॉन इट ओन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो कमीशन को ये अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जांच कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन वो 3 प्रकार से कर सकता है। एक बात तो ये होती है कि आयोग को किसी भी एकाधिकार व्यापार की जांच करने का जब अधिकार है तो ऐसा वह तब कर सकता है जब केंद्रीय सरकार द्वारा संदर्भित किया गया हो, अथवा वो तब कर सकता है जब उसकी स्वयं की जानकारी अथवा सूचना उसको मिली हो, उसकी स्वयं की जानकारी हो, अपॉन इट ओन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। और ये सेक्शन 10 में बताया गया है। धारा 10 ये कहती है कि एक एमआरटीपी कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेफर करने पर या संदर्भित करने पर जांच करने का अधिकार है। डायरेक्टर जनरल को अगर कोई एप्लीकेशन मिलती है या एमआरटीपी कमीशन को कोई एप्लीकेशन मिलती है, उसके आधार पर भी अगर डायरेक्टर जनरल आदेशित करता है, रेफर करता है, तो जांच करने का अधिकार है। उसके अलावा उनको अपनी स्वयं के जांच करके या फिर स्वयं की नॉलेज और अपने स्वयं के जानकारी और सूचना के आधार पर वो जांच कर सकते हैं। और इसमें सेक्शन 31 में एक व्यवस्था और भी है कि यदि केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, अगर केंद्रीय सरकार को इस प्रकार की सूचना मिलती है, कोई आवेदन मिलता है या कोई शिकायत मिलती है, या केंद्रीय सरकार अपनी जांच से ऐसा पता कर पाती है कि एक या एक से अधिक अंडरटेकिंग्स में जो ओनर्स हैं वो इस प्रकार का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रकार के व्यवहार में लगे हुए हैं जो एकाधिकारिक प्रकृति की है या एकाधिकार स्थापित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। व्हेन 2 और मोर अंडरटेकिंग्स, 2 या 2 से अधिक अंडरटेकिंग्स वेयर पूलिंग, वो पूलिंग कर रहे हैं, वो एक संघ बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को कैप्चर करने के लिए या एकाधिकार स्थापित करने के लिए, और उस व्यवहार का परिणाम एकाधिकार व्यवहार हो सकता है, अथवा किसी माल और सेवा के संबंध में अंडरटेकिंग्स जो हैं वो एकाधिकार व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जांच के लिए आयोग को संदर्भित कर सकती है, रेफर कर सकती है एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत। अब हम इस बात को समझेंगे कि यदि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, एकाधिकारात्मक व्यापार का व्यवहार चल रहा है, और ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिस में आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाता है, या कमीशन को पता चल जाता है, तो किस प्रकार की रिलीफ वो अवेलेबल कराएंगे कंज्यूमर के लिए। मींस कंज्यूमर के हित की रक्षा करने के लिए, उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए कमीशन या सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार का प्रावधान कर सकते हैं, किस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं, किस प्रकार का आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट जारी कर सकती है, उसको अब हम समझेंगे। इसको समझने के लिए एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि यदि आयोग को कोई सूचना मिल जाती है, आयोग की जानकारी में आ जाता है, कोई आवेदन करता है या आयोग को कोई शिकायत प्राप्त होती है, और आयोग को ये जानकारी, आयोग की जानकारी में ये आ जाता है कि कोई भी अंडरटेकिंग या एक से ज्यादा 2 या 2 से अधिक अंडरटेकिंग मीन्स द ओनर्स ऑफ अंडरटेकिंग, क्योंकि अंडरटेकिंग इज एन आर्टिफिशियल मैन क्रिएटेड बाय लॉ। यू नो वेरी वेल कि कोई कंपनी या फर्म अपने आप में
कुछ नहीं कर सकती, उसको करने वाले, उसको चलाने वाले उसके ओनर्स होते हैं। तो जो ओनर्स हैं किसी भी अंडरटेकिंग, किसी भी एक अंडरटेकिंग के अथवा एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक अंडरटेकिंग के स्वामी या ओनर्स अगर इस प्रकार के व्यापार व्यवहार में लगे हुए हैं या इस प्रकार का व्यापार व्यवहार कर रहे हैं या इस प्रकार का व्यापार व्यवहार कर रहे हैं जिससे कि आगे चल करके एकाधिकारिक व्यापार की स्थापना हो सकती है, मीन्स मोनोपोलिस्टिक ट्रेड हो सकता है, तो ऐसी दशा में अगर किसी भी माल, किसी भी सेवा के संबंध में एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार चल रहा है और भले ऐसा हो सकता है कि वो व्यापार व्यवहार उस समय एकाधिकार का निर्माण न कर रहा हो, लेकिन उनकी इंटेंशन एकाधिकार निर्माण करने की हो या किसी भी तरीके से प्रतियोगिता को कम करने की हो, और इसकी जानकारी अगर आयोग को हो जाती है या कोई सूचना प्राप्त उनको हो जाती है तो वो उसके लिए निर्णय ले सकते हैं, जांच कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। ये हो सकता है कि केंद्रीय सरकार को इसके संदर्भ में कुछ पता ना हो या केंद्रीय सरकार अनभिज्ञ हो इस व्यापार व्यवहार के संबंध में, लेकिन अगर आयोग को भी सूचना मिल जाएगी तब भी आयोग कार्यवाही कर सकता है। और आयोग का यह कर्तव्य है कि वो इस बात को देखे कि जो इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, क्या उन परिस्थितियों में जो अंडरटेकिंग्स व्यापार कर रही हैं, जो अंडरटेकिंग्स, एक अंडरटेकिंग या एक से ज्यादा अंडरटेकिंग्स व्यापार कर रही हैं, वो जनहित के विरुद्ध है या उसके विरुद्ध होने की संभावना है। तो ऐसी दशा में आयोग केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। ये आयोग का दायित्व है कि आयोग का काम है कि वो इन्वेस्टिगेशंस करे, जांच करे और सारी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस करने के पश्चात वो जो निष्कर्ष निकलता है, जो भी कंक्लूजन निकलता है, उसके आधार पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे केंद्रीय सरकार को। और उसके बाद केंद्रीय सरकार का ये दायित्व है कि केंद्रीय सरकार आदेश दे सकती है, अगर केंद्रीय सरकार को ऐसा लगता है कि जो व्यापार व्यवहार है वो जनहित के विरुद्ध है, पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध है, तो ऐसी दशा में अगर केंद्रीय सरकार चाहे और केंद्रीय सरकार को उचित लगता है तो वह ऐसे व्यापार व्यवहार का उपचार कर सकती है, ट्रीटमेंट कर सकती है। मींस जो भी दोष उस व्यापार में है, जो भी गलत हो रहा है, उसको रोक सकती है, उसको सुधार सकती है। ये केंद्रीय सरकार का अधिकार है। इसके लिए कोई भी रिपोर्ट जो आयोग निष्कर्ष निकाल करके देगा, उसके बाद अगर केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कोई ना कोई उपचार करना होगा या इस गलती का या इस दोष का जो भी गलत हो रहा है एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार के लिए, उसका कोई ना कोई निवारण जरूरी है, तो ऐसी दशा में केंद्र सरकार आदेश दे सकती है जो भी वो उचित समझे। किंतु उसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो एक बात ये है कि एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार में धारा 32 सेक्शन 32 में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जिनके संबंध में कि किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं किया जा सकता या जो इस धारा से मुक्त है। तो ऐसी दशा में अगर धारा 32 या धारा 32 जिसको हम कह रहे हैं, अपवादों की धारा है ये, जो अपवाद दिए गए हैं उसमें अगर वो उपक्रम, जिस उपक्रम पर प्रतिबंध लगाना है या जिस उपक्रम पर कोई आदेश देना है किसी गलत काम को रोकने के लिए या किसी व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए, तो अगर वो सेक्शन 32 के अंतर्गत नहीं आता, एक्सेप्शंस में नहीं आता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश पारित कर सकती है, आदेश दे सकती है। Here the inquiry by the commission reveals that the trade practices inquired into operates or is likely to operate against public interest। वही बात मैंने जो आपको कही उसको मैं इंग्लिश में भी एक बार आपको समझा दे रही हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में अगर जा रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में पास सच ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट टू रेमेडी और प्रेजेंट any mischief
मिसचीफ इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। रेमेडी और मिसचीफ के अगेंस्ट रेमेडी हो सकती है, रिजल्टिंग फ्रॉम सच ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऑन एन इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन द सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या अधिकार है? इंक्वायरी अगर कमीशन करता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, इफ द व्यापार व्यवहार जो भी है वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट द ओनर्स of the concerned undertaking or undertakings from continuing to indulge in a monopolistic trade practice। कहने का मतलब ये है कि जो भी संबंधित उपक्रम है, जो भी रिलेटेड अंडरटेकिंग है, तो उसके स्वामी या स्वामियों मीन्स अगर एक से ज्यादा अंडरटेकिंग्स है तो स्वामी की जगह स्वामियों हो सकता है, अंडरटेकिंग की जगह अंडरटेकिंग्स हो सकते हैं। उनको इस बात का आदेश जारी किया जा सकता है कि वो एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार को जारी नहीं रख सकते, मीन्स एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार को जारी रखने पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरी बात, प्रोहिबिट द ओनर ऑफ एनी क्लास ऑफ अंडरटेकिंग्स और अंडरटेकिंग्स जनरली from continuing to indulge in any monopolistic trade practice in relation to these goods or services। दूसरी बात यह है कि किसी भी माल अथवा सेवा के संबंध में एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस जो है उसमें लगे हुए अंडरटेकिंग अथवा अंडरटेकिंग्स के मालिकों पर ऐसे एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार को जारी रखने पर रोक भी लगाई जा सकती है। तो इस तरह का आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट जारी कर सकती है अगर वो उचित समझती है और उसको लगता है कि इन दोषों का निवारण करने के लिए, इन दोषों का उपचार करने के लिए कोई आदेश जारी किया जाना चाहिए तो वो जारी कर सकती है। उसके अलावा ऐसे आदेश भी जारी किए जा सकते हैं जो कि किसी चीज को रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप प्रोहिबिशन की हमने बात की कि प्रोहिबिट कर दें, रोक दें, लेकिन रेगुलेशंस भी किए जा सकते हैं, शर्तें भी निर्धारित की जा सकती हैं, जिसमें नियम भी निर्धारित किए जा सकते हैं, किसी चीज का लिमिट भी निर्धारित की जा सकती है। और वो क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो मेक एन ऑर्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा आदेश भी जारी कर सकती है टू रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज बाय एन अंडरटेकिंग एंड फिक्सिंग द टर्म्स ऑफ देयर सेल और सप्लाई, जिसमें प्राइस भी इंक्लूडेड है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी अंडरटेकिंग के द्वारा, जो भी अंडरटेकिंग इस प्रकार का व्यापार व्यवहार कर रही है या अंडरटेकिंग इस तरह का व्यापार व्यवहार कर रही हैं, ऐसे उपक्रम के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले, संग्रहित किए जाने वाले, पूर्ति किए जाने वाले, वितरित किए जाने वाले और नियंत्रित किए जाने वाले, मीन्स हमने ये वर्ड्स यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने हैं कि प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल। अगर किसी भी वस्तु या सेवा का कार्य कोई भी अंडरटेकिंग कर रही है तो ऐसी दशा में इस प्रकार के व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए माल का नियमन और इसके द्वारा नियंत्रित अथवा पूर्ति किए जाने वाली सेवा का नियमन, मतलब जो भी सेवा की पूर्ति की जा रही है या जिस माल की भी पूर्ति की जा रही है उसमें विक्रय और पूर्ति की शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग प्राइस भी निर्धारित किया जा सकता है कि किस मूल्य से ज्यादा पर नहीं बेचा जा सकता, कितना मूल्य रखना होगा, और उसमें विक्रय और उसकी सप्लाई जो है, पूर्ति जो है, उसकी भी शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार कर सकती है और उसका पालन उस अंडरटेकिंग या उन अंडरटेकिंग्स को करना होगा। दूसरी बात है, प्रोहिबिट एनी एक्ट और प्रैक्टिस और कॉमर्शियल पॉलिसी which prevents or lessens competition in the production, storage और distribution of any goods or services। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अंडरटेकिंग अथवा अंडरटेकिंग्स जो इस प्रकार का कार्य या व्यवहार कर रही हैं जिसको करने से कि व्यापारिक नीति को पूरा करना या व्यापारिक नीति को परफॉर्म करना, निष्पादन करना, तो
अगर निष्पादन जो हो रहा है उससे अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध जा रहा है, वो निष्पादन, वो कार्य, वो नीति, तो उसको रोकने का आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। ऐसे निष्पादन को रोकना किसी माल के उत्पादन, संग्रहण अथवा वितरण अथवा किसी सेवा की व्यवस्था की प्रतियोगिता को रोकने वाली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी व्यापार व्यवहार अगर हो रहा है या फिर कोई ऐसा व्यापार व्यवहार हो रहा है जो प्रतियोगिता को कम करता है, तो ऐसी दशा में ऐसे व्यापार व्यवहार को जिसके द्वारा प्रतियोगिता रोकी जा रही है या प्रतियोगिता कम की जा रही है, लेसन की जा रही है, उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है और उस पर रोक लगाने का आदेश केंद्र सरकार दे सकती है। तीसरी बात, फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द गुड्स यूज्ड और प्रोड्यूस्ड बाय एन अंडरटेकिंग। किसी भी अंडरटेकिंग अथवा अंडरटेकिंग्स के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अथवा उत्पादन किए जाने वाले माल का स्तर निर्धारित किया जा सकता है, स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई अंडरटेकिंग उत्पादन के लिए कोई भी किसी भी माल का प्रयोग कर रही है, कोई कच्चा माल या फिर जो उनका प्रोडक्शन है, जो उनका उत्पादित माल है, उसका स्तर निर्धारित कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि माल का स्तर क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसमें कौन से गुण होने चाहिए। इसके बाद डिक्लेयरिंग अनलॉफुल द मेकिंग और कैरिंग आउट ऑफ द स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा ठहराव जिसको कि अवैध घोषित किया जा सकता हो या फिर जो भी इस तरह के लिमिट्स में ना आता हो, जो इस हद में ना आता हो, इस तरह की परिस्थितियां हो जिन परिस्थितियों के अनुसार वो वैध नहीं है या सही नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो ऐसे व्यापार व्यवहार को अवैध भी घोषित किया जा सकता है। ये भी केंद्र सरकार का अधिकार है, अनलॉफुल घोषित किया जा सकता है। रिक्वायरिंग एनी पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू डिटरमाइन द एग्रीमेंट विद इन द स्पेसिफिक टाइम इधर होली और टू स्पेसिफाइड एक्सटेंट। कोई भी ऐसा ठहराव, किसी भी पक्षकार के द्वारा किया जाने वाला कोई भी ऐसा ठहराव जिसके संबंध में ऐसा निर्दिष्ट किया गया है या ऐसा निश्चित है जो कि पूरी तरह से ऐसा है जो किसी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, या जो भी हम एमआरटीपी की लिमिट्स हैं, एमआरटीपी के प्रोविजंस हैं, एमआरटीपी में जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनको वो बाधित करता है, तोड़ता है, तो ऐसी दशा में भी उसको रोका जा सकता है और इस तरह का आदेश दिया जा सकता है जिससे कि ऐसा व्यापार व्यवहार न किया जा सके। Regulating the profits which may derived from the production, storage, supply, distribution or control of any goods of service or services। इस तरह के जो लाभ हैं, जो भी इस तरह के अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें होने वाले जो लाभ हैं, उनका रेगुलेशन किया जा सकता है, नियमन किया जा सकता है। किसी माल के उत्पादन, माल की पूर्ति, माल के वितरण अथवा सेवा की व्यवस्था करने से जो कुछ भी लाभ हो रहा है, उस लाभ को भी नियमित किया जा सकता है। कहने का मतलब उसको रेगुलेट किया जा सकता है, उसकी लिमिट्स तय की जा सकती हैं। Regulating the quality of any goods or services so that their standard does not deteriorate। माल की गुणवत्ता और सेवा की व्यवस्था। कहने का मतलब ये है कि जो भी माल वो अंडरटेकिंग बेच रही है या प्रोडक्शन कर रही है या सेवा प्रदान कर रही है वो अंडरटेकिंग, तो उसमें इस बात का नियमन किया जा सकता है, इस बात को रेगुलेट किया जा सकता है, रेगुलेशन किया जा सकता है, जिससे कि उसकी गुणवत्ता और सेवा की व्यवस्था जो है उसके स्तर में गिरावट ना आए। मींस स्टैंडर्ड कम ना हो, स्टैंडर्ड में कोई कमी ना आए। इस तरह का रेगुलेशन करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे सकती है। हमको अब इसके बाद ये समझना है जिसका कि रेफरेंस इसके पहले आया कि सेक्शन 32, हमने वहां पर आपको समझाया कि 32 सेक्शन 32 में जो अपवाद हैं उनको छोड़कर केंद्र सरकार इस प्रकार का आदेश दे सकती है
प्रोहिबिशन कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। तो उसी संदर्भ में आपको अब ये समझना है कि जब केंद्रीय सरकार इस प्रकार का आदेश पारित कर देती है, आदेश दे देती है, प्रोहिबिट करने का हो या रेगुलेट करने का हो, जो भी आपने अभी पढ़ा, पिछले पेज पर जो आपने समझा, उसके आधार पर जो भी आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ऑर्डर देती है, उसके आदेश देने के बाद जिस भी प्रकार का व्यवहार था, उसको जारी रखने पर रोक लगाई गई हो या उसको रेगुलेट किया गया हो, कोई नियम रखे गए हों, कोई शर्तें रखी गई हों, कोई कंडीशंस लगाई हों, उनके लगाने के बाद जो उपक्रम का स्वामी है, जो अंडरटेकिंग का ओनर है या अंडरटेकिंग्स का उनके ओनर्स हैं, उनको इस आदेश के प्राप्त होने के 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, उनको आदेश के पालन की सूचना देना अनिवार्य होगा। उनको आदेश के पालन की सूचना महानिदेशक को, आयोग को देनी होगी और देने के पश्चात जब वो सूचना दे देंगे, उसके पश्चात और आदेश की जो तिथि होगी, पहले तो उनको सूचना देनी है उन उपक्रम के स्वामियों को या उस उपक्रम के स्वामी को जिसको किस प्रकार का आदेश जारी किया गया है, कि उन्होंने उसको फॉलो किया है, जो भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे या जो भी नियमन किए गए थे, रेगुलेशंस किए गए थे, जो भी कंडीशंस रखी गई थी, उनको उन्होंने फॉलो किया है और 30 डेज में उनको इस बात की सूचना देनी होगी आयोग को और महानिदेशक को, मीन्स डीजी को, डायरेक्टर जनरल को। और ऐसे आदेश के पारित होने की 90 दिन के अंदर, विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की डेट के 90 डेज के अंदर महानिदेशक का कर्तव्य होगा कि महानिदेशक केंद्रीय सरकार को सूचना दे, केंद्रीय सरकार को सूचित करे कि उसके आदेश का पालन किया गया है अथवा नहीं। यदि महानिदेशक को यह विश्वास है कि आदेश का पालन किया गया है, तब तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर महानिदेशक को इस प्रकार का विश्वास होता है या उसको कोई सूचना सही नहीं मिलती है या कोई सूचना में किसी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, मिथ्या वर्णन होता है, झूठ बोला जाता है, और अगर महानिदेशक को ऐसा लगता है कि उपक्रम के स्वामी के द्वारा या उपक्रमों के स्वामियों के द्वारा केंद्रीय सरकार के आदेश का उल्लंघन किया गया है, आदेश को फॉलो नहीं किया गया है अथवा उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में ऐसे उपक्रम अथवा उपक्रम के स्वामियों का विवरण वो केंद्रीय सरकार को फिर से देगा, केंद्रीय सरकार को सूचना देगा। डीजी की ये जिम्मेदारी है, महानिदेशक की ये जिम्मेदारी है कि वो केंद्रीय सरकार को सूचित करे कि सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और उस उपक्रम के विरुद्ध या उन उपक्रमों के विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी उचित कार्यवाही होनी चाहिए, उस कार्यवाही को अब केंद्रीय सरकार कर सकती है। ऐसा सेक्शन 31 में वर्णित है, धारा 31 में ये चीज दी गई है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 32 की। सेक्शन 32 मीन्स जो एक्सेप्शंस हैं, जो अपवाद हैं, जिसकी की बात हमने इसके पहले की थी। तो सेक्शन 32 ये कहता है कि सामान्य तौर पर सभी एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार जनहित के प्रतिकूल समझे जाएंगे। ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो जनहित के प्रतिकूल है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो अगेंस्ट समझी जाएगी। किंतु कुछ उसके अपवाद हैं, कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि वो जनहित के प्रतिकूल नहीं समझे जाएंगे। और हमको यही समझना है कि कौन कौन से ऐसे व्यापार व्यवहार हैं जो जनहित के प्रतिकूल नहीं समझे जाएंगे और जिन पर ये धारा लागू नहीं होगी, कि उनको किसी भी प्रकार से रोका जा सकता है या किसी प्रकार से उनका नियमन किया जा सकता है। Such trade practices is expressly authorized by any enactment for the time being in force। यदि ऐसे व्यापार व्यवहार को किसी अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है, अर्थात एमआरटीपी एक्ट के अतिरिक्त भी बहुत सारे एक्ट हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जो इस तरह के व्यापार व्यवहार के नियमन के लिए बनाए गए हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यापार व्यवहार है और उसके ऊपर कोई दूसरा अधिनियम लागू हो रहा है या किसी दूसरे अधिनियम के द्वारा उसको स्पष्ट रूप से
मीन्स एक्सप्रेस किया गया है और उनको ऑथोराइज किया गया है, अधिकृत किया गया है इस प्रकार का व्यापार व्यवहार करने के लिए किसी अंडरटेकिंग को, तो ऐसी दशा में उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई आदेश इस तरह का नहीं दे सकता। दूसरी बात, द सेंट्रल गवर्नमेंट बीइंग सेटिस्फाइड दैट एनी सच ट्रेड प्रैक्टिसेस इज नेसेसरी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझती है, इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा व्यापार व्यवहार आवश्यक है, अनिवार्य है, ये होना चाहिए या ये पब्लिक हित के विरुद्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयरऑफ और द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझ सकती है कि ये और संतुष्ट हो सकती है कि ये व्यापार व्यवहार आवश्यक है? ऐसा व्यापार व्यवहार जो भारत अथवा उसके किसी भी भाग की प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिए है, जो हमने अभी समझा इसमें डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एनी पार्ट देयर ऑफ एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो भारत अथवा उसके किसी भाग की प्रतिरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए आवश्यक है, तो ये भी इस अपवाद में आएंगे। दूसरी बात, टू एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। अगर केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा व्यापार व्यवहार समुदाय के लिए, सोसाइटी के लिए ऐसे माल और सेवाओं की पूर्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो भारत की सोसाइटी, भारत के लिए या सोसाइटी के लिए ऐसे माल की या ऐसी सेवाओं की पूर्ति बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए ऐसा व्यापार व्यवहार होना आवश्यक है जो कि मूलभूत है, जो कि मूलभूत है। तो ऐसी दशा में भी जो एसेंशियल माना जा रहा है, तो ऐसी दशा में भी वो अपवाद के अंतर्गत आएगा। थर्ड थिंग क्या है, तीसरी चीज क्या है? टू गिव इफेक्ट टू द टर्म्स ऑफ एनी एग्रीमेंट टू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए पार्टी बाय द रिटन ऑर्डर परमिट्स द ओनर ऑफ एनी अंडरटेकिंग टू कैरी ऑन सच ट्रेड प्रैक्टिस। ऐसे किसी भी ठहराव की शर्तें, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट और उसकी कंडीशंस, उसकी शर्तें जिनको की कार्यान्वित करने के लिए, जिनको की चलाने के लिए, जिनको की इफेक्ट में लाने के लिए कोई भी एग्रीमेंट की ऐसी शर्तें जो कि इस प्रकार की हैं, जो कि उस व्यापार को कार्यान्वित करने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक है और जिसमें केंद्र सरकार स्वयं एक पक्ष है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार स्वयं एक पक्ष है। अगर किसी भी व्यापार व्यवहार में केंद्र सरकार एक पक्ष है और जो भी ठहराव की शर्तें हैं, जो भी कंडीशंस हैं उस एग्रीमेंट की, उनको कार्यान्वित करने के लिए, उस व्यवहार को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, तो ऐसी दशा में भी ऐसे व्यापार व्यवहार भी इस एक्सेप्शन में आएंगे, अपवाद में आएंगे और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रोहिबिशन केंद्र सरकार नहीं करेगी। हमने पहले ये समझा था कि एमआरटीपी एक्ट में तीन चीजें मेनली आती हैं, एमटीपी, आरटीपी और यूटीपी, और उसका मेन उद्देश्य भी यही है। जो ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा और समझा कि मेन ऑब्जेक्ट में ये तीन चीजें आती हैं, आरटीपी, एमटीपी, आरटीपी और यूटीपी। एमटीपी हम समझ चुके, उसके प्रोविजंस क्या हैं वो भी हम समझ चुके। अब बारी आती है आरटीपी को समझने की, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। उसको और विस्तार से हम जानेंगे और प्रोविजंस को जानेंगे कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या व्यवहार किया जाता है, क्या उसके प्रोविजंस हैं, इसको हम समझेंगे। ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस
is generally one which has the effect of preventing, distorting or restricting competition. ये चीज हमने पहले भी बहुत अच्छी तरह से समझी थी कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में सामान्य तौर पर 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं: प्रिवेंटिंग, डिस्टॉर्टिंग और रेस्ट्रिक्टिंग। प्रिवेंटिंग का मतलब है रुकावट डालना, डिस्टॉर्टिंग का मतलब है विकृत करना, तोड़ना मरोड़ना, और रेस्ट्रिक्टिंग का मतलब है सीमित करना किसी भी कंपटीशन को। मार्केट के में किसी भी कंपटीशन को, किसी भी ट्रेड प्रैक्टिस के द्वारा व्यापार को किसी भी मामले में प्रिवेंट करना, डिस्टॉर्ट करना और रेस्ट्रिक्ट करना किसी भी प्रतियोगिता को, ये आरटीपी के अंतर्गत आता है और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाता है। और इस रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में 3 वर्ड्स आते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। PDR, प्रिवेंटिंग, डिस्टॉर्टिंग और रेस्ट्रिक्टिंग। इन 3 शब्दों को याद रखिए, ये कीवर्ड्स हैं और यही रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का परिणाम क्या होता है? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जिस उद्देश्य से की जाती हैं, जिस मंशा से की जाती हैं, उसके कारण इट टेंड्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ कैपिटल और रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन। उत्पादन में पूंजी और संसाधनों को रुकावट डाली जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है। इसकी टेंडेंसी होती है, इस तरह के व्यापार व्यवहार की ये टेंडेंसी होती है कि वो पूंजी और संसाधन, जो भी उत्पादन के संसाधन हैं, उन संसाधनों को और पूंजी को उनमें रुकावट डालते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। और दूसरी बात, टेंड टू मैनिपुलेट और प्राइसेस, कंडीशंस ऑफ डिलीवरी और मार्केट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए वे एज टू इम्पोज अनजस्टिफाइड कॉस्ट और रेस्ट्रिक्शंस। ऐसे तरीके से उपभोक्ताओं पर अनुचित लागत अथवा प्रतिबंध लगाना जो बाजार में माल अथवा सेवाओं की पूर्ति के प्रवाह को प्रभावित करें। माल और सेवा, किसी भी चीज की अगर सप्लाई को ये प्रभावित करते हैं, उसके फ्लो को रोकते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं या सुपुर्दगी की शर्तों या मूल्यों को छल योजना की ओर प्रवृत्त करें। अनजस्टिफाइड कॉस्ट्स, ये अनजस्टिफाइड मतलब अनुचित तरीके से, ये किसी भी व्यापार के व्यवहार को, किसी भी व्यापार में सेवाओं और माल की पूर्ति को बाधित कर सकते हैं और सुपुर्दगी की शर्तों को भी ये बाधित कर सकते हैं या सुपुर्दगी की शर्तों को अनुचित भी कर सकते हैं। इस तरह के व्यवहार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम सरल शब्दों में समझें तो ये प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार ऐसे व्यवहार होते हैं जो किसी भी तरीके से बाजार में प्रतियोगिता में रुकावट डालते हैं, उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, विकृत करने की कोशिश करते हैं या प्रतियोगिता को सीमित करते हैं। और उसके दुष्परिणाम आपको बता दिए मैंने कि दुष्परिणाम क्या होते हैं। वो 2 दुष्परिणाम उसके होने ही होने हैं, इनमें से कोई ना कोई बात होनी ही होनी है, तभी वो प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर हम अनरीजनेबल शब्द को बार बार फोकस करते हैं और यहाँ पर भी अनरीजनेबल वर्ड बहुत फोकस में है, इसलिए क्योंकि सब अगर अनरीजनेबल होगा तभी वो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होगा, तभी वो अनुचित व्यापार व्यवहार में, अनफेयर ट्रेड में आएगा और तभी वो एमटीपी में भी आएगा। तो ये अनुचित शब्द, अनरीजनेबल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि किस प्रकार के व्यापार व्यवहार रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं, तो हम ये देखेंगे रिफ्यूजल टू डील, किसी भी डील को करने के लिए, किसी भी लेन देन को करने के लिए, किसी भी सौदे को करने के लिए रिफ्यूज करना। किस लिए रिफ्यूज करना? उस रिफ्यूजल का उद्देश्य
प्रतिबंधात्मक होगा, कोई ना कोई प्रतिबंध लग रहा होगा, कहीं ना कहीं वो या तो प्रतियोगिता को प्रिवेंट कर रहा होगा, डिस्टॉर्ट कर रहा होगा या रेस्ट्रिक्ट कर रहा होगा। ये सब पे लागू होगा। मैं जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, इसको मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगी अब, क्योंकि इसमें ही मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हम डील करेंगे, जितने भी तरह के व्यवहार रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में हो सकते हैं, उनका उद्देश्य या तो प्रिवेंट करना होगा प्रतियोगिता को, या डिस्टॉर्ट करना होगा, या रेस्ट्रिक्ट करना होगा। उसमें से कोई ना कोई एक उद्देश्य तो पक्का होगा, और उससे ज्यादा भी उद्देश्य हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी उद्देश्य हो सकते हैं। किसी भी सौदे को रिफ्यूज कर देना इस मंशा से कि प्रतियोगिता या तो सीमित हो जाए, या तो प्रतियोगिता विकृत हो जाए, या प्रतियोगिता में प्रतिबंध लगाया जा सके। टाई अप सेल्स या टाइड सेल्स जिसको हम कहते हैं, टाइड सेल्स में एक विक्रेता अपने माल को बेचने की इच्छा से या अपने माल को बेचने के लिए वो प्रतिबंधित करता है कि आपको इस सामान के साथ इस सामान को लेना ही होगा। ए प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो बी प्रोडक्ट आपको लेना ही होगा साथ में, तभी ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। वो कई कारणों से हो सकता है, चाहे तो वो ये हो सकता है कि वो माल बिक नहीं रहा है, या वो माल नियर एक्सपायरी हो रहा है, या वो माल आउट ऑफ फैशन होने वाला है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब हम उन रीजंस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो टाई अप सेल्स में या टाइड अप सेल्स में विक्रेता कहीं ना कहीं ये प्रतिबंध लगा देता है कि इस सामान के साथ इस सामान को लेना पड़ेगा, आपको दो के साथ तीसरा सामान लेना पड़ेगा। तो ये टाइड सेल्स कहलाती हैं या टाई अप सेल्स कहलाती हैं। और इसमें ये क्यों प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार के अंतर्गत मानी जाती है? क्योंकि ये विक्रेता के द्वारा कंज्यूमर की चॉइस को लिमिटेड करती हैं, कंज्यूमर की चॉइस को सीमित करती हैं। अब कंज्यूमर की चॉइस विक्रेता की इच्छा पर हो जाती है, इसलिए ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। एक्सक्लूसिव डीलिंग, इस प्रकार की कोई भी एक्सक्लूसिव डीलिंग करना, कोई विशेष प्रकार की डीलिंग करना जिसका कि उद्देश्य प्रतियोगिता को पीडीआर में से कोई भी, बार बार मैं यही समझाऊंगी कि पीडीआर में से कोई भी हो सकता है, मतलब प्रिवेंटिंग, डिस्टॉर्टिंग और रेस्ट्रिक्टिंग। कलेक्टिव एग्रीमेंट में भी एक एग्रीमेंट के साथ दूसरा एग्रीमेंट किया जाता है इस नियत से कि वो दोनों एग्रीमेंट साथ साथ चलेंगे, और अगर एक एग्रीमेंट कोई करना चाहेगा तो वो एग्रीमेंट नहीं करने दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी मंशा जो होती है एक विक्रेता की, एक उत्पादक की, एक डिस्ट्रीब्यूटर की, वो मंशा ये होती है कि वो प्रतियोगिता को सीमित कर सके या फिर किसी सामान को वो मार्केट में खपा सके। डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग्स, विभेदात्मक डीलिंग्स करना, किसी को किसी मूल्य पर बेचना, किसी प्रांत में किसी मूल्य पर बेचना, किसी बाजार में किसी मूल्य पर बेचना, जैसी बाजार की स्थिति हो उस आधार पर मूल्य तय करना, जिस तरह का वहां का सर्कमस्टांसेस हो, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हो, उस तरह की डीलिंग्स करना, ये भी प्रतिबंधात्मक व्यापार में आता है। सेल प्राइस मेंटेनेंस, वही चीज इसमें आती है एक ही, सेल प्राइस को मेंटेन करना। मेंटेन करना का मतलब है कि हम बार्गेन करें या फिर हम किसी को भी किसी मूल्य पर माल बेच रहे हैं, किसी को किसी दूसरे मूल्य पर माल बेच रहे हैं, इस तरह का हम अगर हम कोई भी अनुबंध करते हैं, कोई भी ठहराव करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है। टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस और एरिया रेस्ट्रिक्शंस, ये एरिया रेस्ट्रिक्ट करता है। एरिया रेस्ट्रिक्ट करना या टेरिटरीज को रेस्ट्रिक्ट करना मतलब हम बॉर्डर्स को बना देते हैं कि इस एरिया में हमको ये माल बेचना है और इस एरिया में हमको ये माल बेचना ही नहीं है। कई बार उसका उद्देश्य प्रतियोगिता को सीमित करना होता है, और यहाँ पर लोग पूलिंग भी कर सकते हैं। कुछ एक से ज्यादा अंडरटेकिंग्स अगर हो तो वो आपस में पूलिंग भी कर सकती हैं इस आधार पर कि हम इस एरिया को ले लेते हैं, आप उस एरिया को ले लीजिए। अगर मान लिया जाए एक मार्केट में कई फर्म्स काम कर रही हैं, कई अंडरटेकिंग्स काम कर रही हैं, तो वो ये रेस्ट्रिक्शंस एक दूसरे के साथ पूलिंग करके तय कर लेती हैं कि भाई हम इस एरिया में अगर माल बेच रहे हैं तो आप इस एरिया में माल मत बेचो, ताकि हम यहाँ पर मनमाना लाभ कमा सकें। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं एरिया रेस्ट्रिक्शंस या टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस कहलाते हैं, और ये भी प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार में आते हैं। कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर बाइकआउट करना।
कंट्रोल करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना, या फिर बाइकॉट करना, किसी मार्केट का बाइकॉट करना, किसी विशेष एरिया का बाइकॉट करना, किन्हीं विशेष उपभोक्ताओं को बाइकॉट करना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करके रखना ताकि शॉर्टेज हो, स्कैरसिटी दिखाई दे मार्केट में, और स्कैरसिटी के कारण हम वस्तु की मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम हो जाएगी, और जहां सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि वहां पर मार्केट में जो प्राइसेस होंगे वो हाई जाएंगे। तो और उससे किसी भी अंडरटेकिंग को, किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को अधिक फायदा होगा, अधिक लाभ होगा। तो ये उसकी नियत हो सकती है। ये भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा। प्रीडेटरी प्राइसिंग, यहाँ पर हम मूल्य वृद्धि करते हैं, प्रीडेटरी में मूल्य वृद्धि करते हैं और माल को हम पहले डंप कर देते हैं, उसके बाद हम मूल्य वृद्धि करते हैं। इस उद्देश्य से कई बार कंसर्न्स जो होती हैं, कई बार अंडरटेकिंग्स मूल्य वृद्धि पहले बाद में करती हैं, पहले माल को सारे शॉप्स में, सारे उनकी फ्रेंचाइजीज में, उनके जितने भी जगह उनका प्रोडक्ट बिक रहा होता है उसको वो पहले माल को वहां पर डंप कर देती हैं, माल की सप्लाई बहुत ज्यादा कर देती है और उसके बाद वो प्राइस बढ़ा देती है ताकि उससे मनमाना लाभ कमाया जा सके। और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रेमंड्स वुलन्स का एक केस था जो मैंने आपको शायद फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। तो वो इसी तरह का एग्रीमेंट था, इसी तरह का व्यवहार था जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में माना गया था। इसके बाद एब्स्टिनेंस फ्रॉम बिड्स इन ऑक्शन। यू नो ऑक्शन मीन्स नीलामी। बिड्स का मतलब है नीलामी में बोली लगाना। आप जानते हैं कि नीलामी में बोली लगाई जाती है और नीलामी में जो हाईएस्ट बिड करता है, जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता है, वही उस वस्तु को खरीद सकता है। तो जब ऑक्शन हो रहा हो किसी चीज का, किसी वस्तु का, ऐसी दशा में, किसी सेवा के ऑक्शन में, किसी वस्तु के ऑक्शन में, ऐसी दशा में पूलिंग करके एब्स्टिनेंस क्रिएट करना, बिड को ज्यादा ऊंचे न जाने देना। अगर वहां एक ऑक्शन के अंदर बैठने वाले 10 या 20 या 25 लोग हैं, 25% हैं, या 10 अंडरटेकिंग से समझ लीजिए कि 10 अंडरटेकिंग से जो ऑक्शन में भाग ले रही हैं, और वो आपस में एक पूलिंग कर लेते हैं कि हमको इससे ऊंची बोली लगानी ही नहीं है, आपको ये बोलना है, हमको ये बोलना है, और इस तरीके से हम वहां पर एक पूलिंग करते हैं और एब्स्टिनेंस शो करते हैं कि ऑक्शन में बिड जो होती हैं, बोली जो होती है, वो बहुत ऊंचे मूल्य पर ना जाए। और उसका उद्देश्य ये होता है कि हमको बहुत कम प्राइस पर कोई चीज मिल जाए और फिर बाद में जो प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा होगा, उसमें हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ शेयर देंगे जिससे कि सबका घाटा पूरा हो जाए। तो इस तरह का अगर एब्स्टिनेंस फ्रॉम बिड्स इन ऑक्शन होता है, नीलामी में बोली लगाने से अगर प्रतिबंधित किया जाता है, रोका जाता है, तो ऐसी में भी ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी एक चीज बताई है कि प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार जो होता है उसमें मूल्यों को छल की ओर प्रवृत्त किया जाता है, कपट की ओर प्रवृत्त किया जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट कुछ ना कुछ होता है और अनुचित तरीके से प्रतियोगिता को रोकने की कोशिश की जाती है, रुकावट डाली जाती है। और यहाँ पर एक चीज खास है कि प्रतिबंध प्रतियोगिता में रुकावट डालने वाले होंगे, विकृत करने वाले होंगे, या प्रतिबंध करने के साथ साथ उसको वास्तविक रूप से प्रभावित करने वाले होंगे या प्रभावित करने की संभावना होगी। कोई भी व्यापार, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि कोई भी व्यापार व्यवहार प्रतिबंधात्मक है या नहीं, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर कोई सिद्धांत या कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया गया है कि ये प्लस है, ये माइनस है, या फिर ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है और ये नहीं आता है। कोई डिमार्केशन नहीं किया जा सकता। ये काल, परिस्थितियों और समय के अनुसार तय किया जा सकता है और उसी के आधार पर ये तय किया जाता है। तो कोई भी व्यापार व्यवहार प्रतिबंधात्मक है अथवा नहीं, तर्क पर आधारित है। ये आर्गुमेंट्स हम रख सकते हैं इसके लिए, ये कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कोई क्षेत्र, कोई मूल्य, कोई प्रतिबंध, ये प्रतिबंधात्मक व्यापार हो सकते हैं अगर वहां पर ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं। तो व्यापार का प्रत्येक ठहराव
कोई भी व्यक्ति अथवा स्थान अथवा मूल्य को नियंत्रित करना प्रतिबंधात्मक कहलाता है, बंधात्मक हो सकता है। कई बार वो प्रतिबंधित कर रहा होगा, कभी कोई व्यक्ति, कभी कहीं स्थान पर, कभी किसी मूल्य को नियंत्रित किया जा रहा होगा अथवा प्रतिबंधित किया जा रहा होगा, किंतु ये जरूरी नहीं है कि वो प्रतिबंधात्मक श्रेणी में आ जाए, प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार बन जाए। वही बात है जो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि अनुचित तो होगा ही होगा, पक्का होगा, लेकिन अनुचित किस हद तक होगा ये तय करना है। तो अनुचित अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है तभी वो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा, अन्यथा वो सामान्य है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो हर कंपनी करेगी, हर अंडरटेकिंग करेगी। प्रतिबंध के संबंध में हमको एक चीज और समझनी है कि कोई ऐसा प्रतिबंध है जो प्रतियोगिता को अननेसेसरीली बढ़ा रहा है, बढ़ाकर दिखा रहा है, वही अनरीजनेबल प्राइसेस के लिए, अनरीजनेबल प्रॉफिट के लिए, अथवा उसको कम कर रहा है या उसको समाप्त कर रहा है। और इसका निर्णय लेने के लिए कि कोई भी व्यवहार प्रतिबंधात्मक है या नहीं, हम पहले ही वो चीज डिस्कस कर रहे हैं कि काल, समय, परिस्थितियां, हर चीज को हमको ध्यान में रखना होगा और हमको ये देखना होगा कि पहले की दशाएं कैसी थी, बाद की दशाएं कैसी हैं, प्रबंध की प्रकृति क्या है, उसका प्रभाव क्या है। ये सब देखने के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि कोई व्यवहार प्रतिबंधात्मक है अथवा नहीं है। दूसरी बात, कोई व्यापार व्यवहार प्रतियोगिता, पूंजी, प्रवाह या मूल्य को प्रभावित कर सकता है। कोई भी व्यापार व्यवहार प्रतियोगिता को कम ज्यादा कर सकता है, पूंजी को प्रभावित कर सकता है, फ्लो को प्रभावित कर सकता है, मूल्य को प्रभावित कर सकता है। प्रतियोगिता के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड यू नो वेरी वेल कि आप इकोनॉमिक्स में भी ये चीज पढ़ते हैं कि प्रतियोगिता में जब मोनोपोली होती है तब तो सवाल ही नहीं उठता, तब तो एक अधिकार होता ही होता है, मल्टीपल बायर्स होते हैं और सिंगल सेलर होता है। लेकिन ओलिगोपोली में दो सेलर्स हो सकते हैं, दो सेलर होते हैं। लेकिन प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति है, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो, पूर्ण प्रतियोगिता तो है ही, और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी कुछ हद तक प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति करने वाला व्यक्ति, जो भी सप्लायर होता है, जो भी अंडरटेकिंग्स उसमें काम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट इन ए पोजीशन कि वो पूर्ति को नियंत्रित कर लें, कि वो सप्लाई को नियंत्रित कर लें या वो मूल्य को प्रभावित कर सके, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज देयर, कॉम्पिटिशन है, वहां पर काफी लोग हैं, विक्रेता काफी लोग हैं, सप्लायर काफी लोग हैं, प्रोडक्शन करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी हैं। तो वहां पर कोई भी एक व्यक्ति मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता, ना ही वो पूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार से क्रेता की भी वही स्थिति होती है प्रतियोगिता की स्थिति में, कि एक क्रेता या कुछ क्रेता भी इस स्थिति में नहीं हो सकते कि वो मांग को नियंत्रित कर सकें। मतलब ना तो वो मांग को नियंत्रित कर सकते हैं, ना ही वो मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो किसी भी व्यवहार का प्रभाव, किसी भी इस तरह के व्यापार व्यवहार का प्रभाव, उसका वर्तमान क्या है, उसका भविष्य से क्या संबंध हो सकता है, भविष्य में उसका क्या प्रभाव हो सकता है, और इस प्रतियोगिता को में वास्तव में वो प्रभावित कर रहा है या नहीं। जो हमने 3 शब्द समझे, पीडीआर, ये पीडीआर में से कोई भी चीज सामने आ रही है या नहीं, और अगर ये एक या दो चीजें सामने आ रही हैं तो क्या वो वास्तव में प्रतिबंधित करेगा, क्या उसका उपभोक्ता के हित पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्या वो बाजार में प्रतियोगिता को कर्टल करेगा, और अगर करेगा तो किस हद तक करेगा। ये सारी बातों को देखना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद ही कमीशन, कोर्ट तय कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर सकती है कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं अथवा नहीं है। और अगर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, अगर कोई ठहराव प्रतिबंधात्मक है और ये तय हो जाता है कि वो प्रतिबंधात्मक प्रकृति का है, तो ऐसी दशा में उनका पंजीकरण कराना, उनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा, जिसको कि मैं अब आगे आपको समझाऊंगी। अब हम ट्रीटमेंट समझेंगे कि किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है। आरटीपी में जब कोई भी व्यवहार, कोई भी व्यापार व्यवहार इसकी परिधि में आ जाता है और ये पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद
पूरी इंक्वायरीज के बाद ये सिद्ध हो जाता है, ये समझ लिया जाता है कमीशन के द्वारा कि ये व्यापार व्यवहार रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है और ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, और अगर ऐसा है तो उसको किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार होगा, उसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या प्रोविजंस है। द आरटीपी अंडर द प्रोविजंस ऑफ एमआरटीपी एक्ट आर डीम्ड लीगली टू बी प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। The MRTP Act regulates RTP in 3 ways. RTP में जब किसी भी व्यापार के व्यवहार को ये समझ लिया जाता है कि वो लोक हित के विरुद्ध है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, और वो इस प्रकृति का है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है, तो ऐसी दशा में 3 प्रकार का ट्रीटमेंट हो सकता है उसको रेगुलेट करने के लिए। पहली बात तो है रजिस्ट्रेशन ऑफ आरटीपी एग्रीमेंट्स। जो भी इस प्रकार के एग्रीमेंट्स होंगे जो आरटीपी में आते होंगे, रजिस्ट्रेशन उनका कराना अनिवार्य होगा सेक्शन 33 में। सेक्शन 33 में उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा जो भी व्यापार व्यवहार रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं। दूसरी बात यह है कि सेल्स प्राइसेस को प्रोहिबिट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और उन पर बंदिशें लगाई जा सकती हैं, शर्तें अप्लाई हो सकती हैं। ये भी एक ट्रीटमेंट है जो कि लिया जा सकता है, किया जा सकता है। Persons indulging in restrictive practices are restrained by MRTP Commission after holding inquiry. इंक्वायरी के बाद, आफ्टर इंक्वायरी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जब जांच पूरी हो जाए और ये तय हो जाए कि ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, तो एमआरटीपी कमीशन रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, रिट्रेन कर सकता है। रेस्ट्रेन का मतलब है संयमित कर देना, और वो ऐसे लोगों को जो इसमें शामिल हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में, उन लोगों को संयमित कर सकता है, अर्थात इस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है जिससे कि ये व्यापार व्यवहार या तो रोका जा सके या लिमिटेड किया जा सके या कुछ शर्तों पर किया जा सके, और जो भी शर्तें, जो भी लिमिटेशंस लगाई जाएंगी वो ऐसी होंगी जो पब्लिक इंटरेस्ट में होंगी, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं होंगी। एक और बात जो मैंने आपसे पहले कही कि एक व्यापार व्यवहार किस प्रकार का है, हमको ये समझना पड़ेगा उस परिस्थिति को देख करके, उस शर्त को देख करके, वो कंडीशन देख करके जिस कंडीशन पर व्यापार किया जा रहा है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं। तो मैं इसमें आपको 2 केसेस समझाती हूँ। एक केस है उषा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमआरटीपी कमीशन का। उषा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमआरटीपी कमीशन के केस में जो उत्पादक था, उस उत्पादक ने एक ठहराव किया अब उन विक्रेताओं के साथ जो विक्रेता उषा की प्रोडक्ट को बेचते थे, उषा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रोडक्ट को बेचते थे। और जो ठहराव किया गया, जो एग्रीमेंट किया गया, उसमें एक वाक्यांश था, उसमें एक क्लॉज था कि आप ठहराव उत्पाद से प्रतियोगिता करने वाली किसी भी ब्रांड का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय नहीं करेंगे। जो मैंने कहा ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, मींस ये वर्डिंग्स थे उस सौदे में, उस ठहराव में जो ठहराव किया गया उसमें कहा गया था, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान दीजिएगा, आप ठहराव उत्पाद से प्रतियोगिता करने वाली, मींस आप एग्रीमेंट प्रोडक्ट से प्रतियोगिता करने वाली किसी ब्रांड, किसी मार्का का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय नहीं करेंगे। और इस केस में ये निर्णय लिया गया था, ये निर्णय हुआ था कि ये आरटीपी के अंतर्गत आता है, ये क्लॉज प्रतिबंधात्मक है, क्योंकि वो विक्रेता को किसी भी और ब्रांड की वस्तु बेचने से, किसी भी और ब्रांड की मीन्स जो उससे प्रतियोगिता कर रही है, उषा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रोडक्ट था उससे प्रतियोगिता करने वाली किसी भी प्रकार की वस्तु, कोई भी किसी और ब्रांड की वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने पर प्रतिबंधित कर रहा है, अतः ये प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार समझा गया। एक दूसरा केस है जो जस्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, सेंट्रॉन इंडस्ट्रियल अलायंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमआरटीपी कमीशन। फिर से सुनिएगा, सेंट्रॉन
इंडस्ट्रियल अलायंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमआरटीपी कमीशन। और इस केस के अंदर ये क्लॉज था कि एक विशिष्ट नाम के ब्रांड के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पाद का विक्रय किसी अन्य वितरक अथवा विक्रय एजेंट द्वारा भारत में नहीं किया जा सकेगा। ध्यान दीजिएगा, क्लॉज क्या था कि एक विशिष्ट नाम के ब्रांड के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पाद का विक्रय किसी अन्य वितरक अथवा विक्रय एजेंट द्वारा भारत में नहीं किया जा सकेगा। कहने का मतलब इसमें यह था कि जो ब्रांड थी, जो सेंट्रॉन इंडस्ट्रियल अलायंस प्राइवेट लिमिटेड जो जिस चीज का प्रोडक्शन करता था, उसने ये शर्त रखी थी विक्रेता के सामने कि उस विशिष्ट नाम के ब्रांड के अंतर्गत बेचे जाने वाले उत्पाद का विक्रय किसी अन्य वितरक अथवा विक्रय एजेंट द्वारा भारत में नहीं किया जाएगा। मतलब उसके अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति जिसको उसने डीलरशिप दी या जिसको उसने अपनी फ्रेंचाइजी दी, जिसको उसने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, उसके साथ उसने ये डील की थी कि वो अन्य किसी वितरक और विक्रय एजेंट के द्वारा, ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना ही कोई विक्रय एजेंट, भारत में उस उत्पाद का विक्रय कोई नहीं करेगा। मतलब उस उत्पाद का विक्रय नहीं करेगा। बाकी किसी भी उत्पाद का विक्रय करते हैं तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। और इस केस में निर्णय यह हुआ था कि ये प्रतिबंधात्मक व्यापार नहीं है, प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये उन व्यक्तियों और व्यक्तियों के वर्गों पर, ना तो व्यक्तियों पर और ना ही व्यक्तियों के वर्गों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता जिन्हें माल बेचा जाएगा। मीन्स कस्टमर के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता ये, और विक्रेताओं पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। ये सिर्फ उस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा रहा है जो उसका वितरक या एजेंट है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो उसको बेच रहा है। तो ऐसी दशा में ये प्रतिबंधात्मक व्यापार नहीं माना गया था। तो वो बात पहले भी मैंने डिस्कस की कि ये परिस्थिति काल समय देख करके और ये देख करके कि उस व्यापार व्यवहार का जो असर पड़ रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध है अथवा नहीं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, उपभोक्ता को संरक्षित करता है अथवा नहीं, व्यापार को किस तरह से वो हानि पहुंचा रहा है या किस तरह से वो हानि नहीं पहुंचा रहा है। और यही चीज तय करती है कि वो किस तरीके से व्यापार व्यवहार होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बात पर कि कौन कौन से ऐसे ठहराव हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ठहराव हैं जो प्रतिबंधात्मक श्रेणी में आएंगे और जिनका की पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के उन व्यवहारों को कोई भी अंडरटेकिंग नहीं कर सकती है। इसको हम नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। रजिस्ट्रेबल एग्रीमेंट्स अंडर आरटीपी, ऐसे ठहराव जिनका की रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है आरटीपी के तहत। ऐसे ठहराव जो प्रतिबंधात्मक प्रकृति के हैं और जिनका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कोई भी ठहराव जो किसी भी एक श्रेणी में या एक से अधिक श्रेणी में आता है, जो भी नीचे हम क्लॉज पढ़ेंगे, जो भी हम प्रोविजंस इसके पढ़ेंगे, कि वो किसी एक श्रेणी में आता है, किसी एक क्लॉज में आता है या एक से ज्यादा क्लॉज में आता है। अगर कोई भी ऐसा ठहराव है तो प्रतिबंधात्मक श्रेणी में आएगा, प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार वो समझा जाएगा। और सेक्शन 35(1) के अंतर्गत, सेक्शन 35(1) के अंतर्गत उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। Every agreement falling within one or more of the following categories shall be deemed relating to restrictive trade practices and shall be subject to registration in accordance with the provisions of MRTP Act। MRTP एक्ट में इनका पंजीकरण जरूरी है, जिसमें पहला क्लॉज है एनी एग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट्स और इज लाइकली टू रेस्ट्रिक्ट by any method the persons or classes of persons to whom goods are sold or from whom goods are bought। कोई भी ऐसा ठहराव जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग, मतलब किसी भी व्यक्तियों के वर्ग
पर जिनको माल का विक्रय किया जाना है या किया जाता है अथवा जिससे माल को खरीदा जाता है या माल का क्रय किया जाता है, अगर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है जिससे कि या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट जिससे प्रतिबंध लगने की संभावना हो, इंटेंशन हो, तो ऐसी दशा में ये प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार होगा और इसका पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। दूसरा है एनी एग्रीमेंट requiring a purchaser of goods as a condition of such purchase to purchase some other goods। किसी माल के क्रेता के साथ कोई ऐसा ठहराव करना जिसमें किसी माल के क्रय के साथ किसी दूसरे माल के क्रय की शर्त हो, जो हमने टाइट सेलिंग में पढ़ा कि एक माल को खरीदना है तो दूसरे माल को आपको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो कोई भी हो, परचेजर ऑफ गुड्स हो, उसके साथ ये कंडीशन लगाना ये टाइट सेलिंग में आता है और ये उपभोक्ता के या कंज्यूमर के या क्रेता के चॉइस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसके चयन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, इसलिए प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार में आएगा। तीसरा क्लॉज है एनी एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर द परचेजर इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर और एनी अदर पर्सन। कोई ठहराव जिसमें क्रेता पर अपने व्यापार की प्रगति में, अपने व्यापार की प्रोग्रेस में विक्रेता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के माल के अतिरिक्त, मतलब किसी दूसरे का माल नहीं खरीद सकते, माल के अतिरिक्त किसी अन्य माल को प्राप्त करने अथवा अन्य प्रकार के लेन देन करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर ऐसा व्यापार होगा, ऐसा व्यवहार होगा तो वो आरटीपी में आएगा। नेक्स्ट है एनी एग्रीमेंट टू परचेज और सेल गुड्स or to tender for the sale of purchase of goods only at prices or on terms or conditions agreed upon between the sellers or purchasers। विक्रेताओं के बीच में या फिर क्रेताओं के बीच में, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, विक्रेताओं के बीच के मध्य अथवा क्रेताओं के मध्य सहमत हुए मूल्य पर, जिस पर वो एग्री हुए हैं, जो ठहराव में एग्रीड प्राइस है, ठहराव अथवा शर्त पर, कोई भी शर्त पर माल का विक्रय करना अथवा क्रय करना अथवा माल विक्रय अथवा क्रय करने के लिए प्रस्तुत करने का कोई भी ठहराव। कहने का मतलब यह है कि विक्रेताओं और क्रेताओं के मध्य अगर कोई मूल्य पर सहमति हुई है, सहमत हुआ मूल्य है और उन शर्तों पर माल का विक्रय किया जाता है अथवा क्रय किया जाता है अथवा माल का विक्रय करने का अथवा क्रय करने के लिए कोई भी ठहराव किया जाता है, तो अगर वो अनुचित है या अगर वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, लोक नीति के विरुद्ध है, लोकहित के विरुद्ध है, तो ऐसी दशा में वो आरटीपी के अंतर्गत आ जाएगा। एनी एग्रीमेंट टू ग्रांट और फॉलो कंसेशंस और बेनिफिट्स इंक्लूडिंग अलाउंसेस, डिस्काउंट, रिबेट्स और क्रेडिट इन कनेक्शन विद और बाय रीजन ऑफ डीलिंग्स। कोई भी इस प्रकार का व्यवहार जिसके कारण कि व्यवहार के संबंध में कोई रियायत मिल रही है, कोई कंसेशन मिल रहा है, कोई लाभ मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें कि कोई भत्ता है, कटौती है, कोई अलाउंस दिया जा रहा है, किसी प्रकार का अलाउंस है, कोई कटौती है, डिस्काउंट दिया जा रहा है अथवा किसी प्रकार का उधार या साख की व्यवस्था की जा रही है, और अगर वो व्यापार और व्यवहार में कोई प्रलोभन इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो रेस्ट्रिक्ट कर सके मार्केट को या कंपटीशन को, तो ऐसी दशा में वो आरटीपी के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे व्यापार व्यवहार जिनका पंजीकरण जरूरी है, उसमें आगे हम देखेंगे एफ कैटेगरी, एनी एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन कंडीशन दैट द प्राइस टू बी चार्ज्ड on resale by the purchaser shall be the price stipulated by the seller unless it is clearly stated that prices lower than those prices may be charged। इस क्लॉज का मतलब ये है कि
माल को ऐसी शर्तों पर बेचने का ठहराव, किसी भी माल को ऐसी शर्तों पर बेचने का ठहराव जो क्रेता के ऊपर ये प्रतिबंध लगाता है या क्रेता को प्रतिबंधित करता है कि क्रेता अगर उस माल का पुनः विक्रय करेगा तो उसके द्वारा जो वसूल किए जाने वाला मूल्य होगा, अर्थात जो उसको सेलिंग प्राइस मिलेगा, वो मूल्य विक्रेता के द्वारा स्टिपुलेटेड होगा, विक्रेता के द्वारा अनुबद्ध होगा, बंधित होगा, बाध्य होगा, स्टिपुलेटेड होगा, और वो उस मूल्य से कम पर उसको बेच ही नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि क्रेता किस मूल्य पर पुनः विक्रय करेगा, मतलब क्रेता तो खरीद लेगा लेकिन उसको बेचने का अधिकार नहीं होगा। बेचने का अधिकार उन शर्तों पर होगा जो विक्रेता तय करेगा, और विक्रेता की शर्तें ये होंगी कि वो जो मूल्य तय करेगा उससे कम पर वो उस मूल्य माल को नहीं बेच सकता, मतलब स्टिपुलेटेड एग्रीमेंट होगा। और अगर ये उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है उस अनुबंध के अंतर्गत, उस ठहराव के अंतर्गत कि उस मूल्य से कम क्रेता वसूल नहीं कर सकता, तो ऐसी दशा में ये प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार में आएगा, आरटीपी में आएगा। उससे अगला है जी, एनी एग्रीमेंट टू लिमिट, रेस्ट्रिक्ट और विदहोल्ड द आउटपुट ऑफ और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और एलोकेट any area or market for the disposal of the goods। कोई भी ठहराव जो माल की पूर्ति, सप्लाई अथवा उसकी निर्गत, निर्गत का मतलब आउटपुट, आगत और निर्गत दो शब्द होते हैं, तो निर्गत, निर्गत मतलब आउटपुट को सीमित करता है। अगर कोई भी ऐसा ठहराव है जो कि माल की सप्लाई को या माल के आउटपुट को सीमित करता है, प्रतिबंधित करता है अथवा रोकता है, और माल के विक्रय का कोई क्षेत्र या बाजार निर्धारित करता है। फिर से इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि माल की पूर्ति, ऐसा कोई भी ठहराव अगर किया जाता है जो माल की पूर्ति अथवा उसके आउटपुट, उसके निर्गत को सीमित करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रतिबंधित करता है अथवा रोकता है, अथवा माल के विक्रय का कोई क्षेत्र या बाजार निर्धारित करता है, एरिया रेस्ट्रिक्शन करता है, तो ऐसी दशा में वो भी आरटीपी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है एनी एग्रीमेंट नॉट टू एम्प्लॉय और रेस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी मेथड, मशीनरी और प्रोग्रेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। माल के उत्पादन की रीति में, माल के उत्पादन की विधि में या माल के उत्पादन के प्रोसेस में किसी भी प्रकार की मशीनरी या किसी भी प्रकार के प्रोसेस को प्रोहिबिट करना, रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना, प्रतिबंध लगाना इसके अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी माल के उत्पादन की विधि में किसी भी प्रकार की मशीनरी अथवा प्रक्रिया का प्रयोग न करने अथवा प्रयोग करने के लिए भी हो सकता है, abstain from doing also, for doing something और abstain from doing something, किसी कार्य को करना अथवा कार्य से विरत रहना, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, प्रयोग करना और प्रयोग न करने पर अगर कोई प्रतिबंध लगाने वाला ठहराव है तो भी वो इसके अंतर्गत आएगा और आरटीपी में पंजीकृत करना जरूरी होगा। नेक्स्ट है एनी एग्रीमेंट फॉर द एक्सक्लूजन फ्रॉम एनी ट्रेड एसोसिएशन ऑफ एनी पर्सन कैरिंग ऑन और इंटेंडिंग टू कैरी ऑन इन गुड फेथ द ट्रेड इज रेड to which the trade association is formed। Any agreement for the exclusion from any trade association of any person carrying on or intending to carry on in good faith the trade in intention to which the trade association is formed। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यापार संघ से बहिष्कार करना, ट्रेड एसोसिएशन, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ट्रेडर का, किसी भी व्यक्ति का किसी व्यापार संघ से बहिष्कार करने का ठहराव, और ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करने का ठहराव जो सद्भावना से ऐसा व्यापार चला रहा है। अगर कोई मिसचीफ कर रहा है, अगर कोई मल प्रैक्टिसेस कर रहा है, गलत नीतियों का अनुसरण कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई सद्भावना से व्यापार को चला रहा है, सही तरीके से व्यापार को चला रहा है और केवल इसलिए कि हम प्रतियोगिता को रेस्ट्रिक्ट कर सकें,
या फिर प्रतियोगिता को खत्म कर सकें, ऐसी भावना के साथ, ऐसी दुर्भावना के साथ अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यापार संघ से बहिष्कार किया जाता है अथवा कोई भी व्यापार संघ ऐसे व्यक्ति को बायकॉट करता है, तो ऐसी दशा में ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा। नेक्स्ट है एनी एग्रीमेंट फॉर द एक्सक्लूजन फ्रॉम एनी, सॉरी ये हो चुका, सॉरी आई एम सॉरी, एनी agreement to sell goods at such prices as would have the effect of eliminating competition or a competitor। ऐसा कोई भी ठहराव जो किसी ऐसे मूल्य को प्रतिबंधित करता है या माल को बेचने का कोई ठहराव जो प्रतियोगिता अथवा प्रतियोगी को समाप्त करने का प्रभाव रखता है, या तो प्रतियोगिता को कम करता है या सीमित करता है या खत्म कर देता है, या प्रतियोगी को ही खत्म कर देता है, जो कॉम्पिटिटर है उसको ही खत्म करने का प्रभाव रखता है, या जिसकी इंटेंशन इस प्रकार की है, वो इसके अंतर्गत आएगा और ये प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार समझा जाएगा। इसके बाद हम एक चीज और आपको समझाना चाहेंगे कि जे जो आपका क्लॉज था, इस जे क्लॉज में दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये होती है, ये जे ए क्लॉज है, इस क्लॉज में एक बात आती है कि कोई भी ऐसा ठहराव किसी भी प्रकार के होलसेलर्स को, प्रोड्यूसर्स को, सप्लायर्स को अगर कोई माल का क्रय किया जाता है और उसके क्लास को कम कर देता है, उसकी संख्या को कम कर देता है, कहने का मतलब है कोई भी इस प्रकार का ठहराव जो होलसेलर्स को, प्रोड्यूसर्स को, सप्लायर्स को या जो बायर्स हैं माल के, उनको, उनकी संख्या को या उनके क्लास को, उनके वर्ग को कम कर देता है, वो प्रतिबंधात्मक श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो प्रतियोगिता को लिमिटेड करने वाला प्रभाव रखता है। दूसरी बात जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि नीलामी पर बोली ना बोलना या नीलामी पर अनुपस्थित हो जाना, ये चीज आती है कि वहां पर भी लिमिटेड किया जाता है या फिर हाईएस्ट बिड नहीं करने दिया जाता है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है कि नीलामी में माल के विक्रय के लिए जो बोली बोली जाती है, उस बोली के संबंध में पक्षकार से, किसी भी पक्षकार से कोई ठहराव ऐसा करना जिसमें कि माल की नीलामी के समय या तो वो पक्षकार बोली उतने ही मूल्य पर लगाए, ज्यादा ऊंची बोली ना लगाए ताकि माल कम मूल्य पर बिक जाए, या फिर वो उस तिथि पर अनुपस्थित हो जाए, बोली में अनुपस्थित हो जाए और इस बात के लिए किसी को सहमत किया जाए, राजी किया जाए और ऐसा ठहराव किया जाए, तो ये भी प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार में आता है और इसका भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। एक और बात का जिक्र मैं यहाँ पर करूंगी कि जो आपने अभी एमटीपी में पढ़ा था कि वहां पर आपने देखा था कि कुछ ऐसे ठहराव थे, कुछ ऐसे क्लॉज थे जो कि आपने सेक्शन 32 में देखा था कि जो एक्सेप्शंस थे, अपवाद थे। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको समझाऊंगी कि पंजीकरण कराना तो जरूरी है, बट कुछ ऐसे ठहराव होते हैं जो कि 33(1) में आते हैं, वो उनका पंजीकरण होगा, क्योंकि अभी तक हम जिसकी का डिस्कशन कर रहे थे ये सारे क्लॉजेस सेक्शन 33(1) के हैं। लेकिन एक चीज और इसमें आती है कि कुछ ठहराव सेक्शन 33 के अंतर्गत ऐसे होंगे जो पंजीकरण से मुक्त होंगे। ऐसे एग्रीमेंट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ऐसे एग्रीमेंट्स जो पंजीकरण से मुक्त होंगे। और इस श्रेणी में आने वाले अनुबंध कौन से होंगे, ये मैं आपको समझा दूं कि ऐसे ठहराव जो किसी भी संनियम के अंतर्गत, किसी भी अन्य अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अधिकृत किए गए हों। कोई भी ऐसे ठहराव जो किसी अन्य अधिनियम के द्वारा या संनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से ऑथोराइज्ड हों, एक्सप्रेस्ड हों और ऑथोराइज्ड हों। दूसरी बात, ऐसे ठहराव जिन्हें केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, जिन्हें केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त है, उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा, पंजीकरण से मुक्त होंगे वो। और तीसरा, ऐसे ठहराव जिसमें सरकार एक पक्षकार है, गवर्नमेंट एक पार्टी के रूप में है, ऐसे ठहराव भी पंजीकरण से मुक्त होंगे। ये तीन
चीजें आती हैं इसमें अपवादों के रूप में, जिसमें कि पंजीकरण से मुक्त ठहराव होते हैं, एग्रीमेंट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जिनका कि सेक्शन 33(1) में ये किसी भी प्रकार के ठहराव हो, लेकिन इनका सेक्शन 33(1) में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य नहीं है। और एक बात कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब निर्धारण होता है कि कोई भी ठहराव पंजीकरण के योग्य है या आरटीपी के अंतर्गत आता है और उसका पंजीकरण होना चाहिए, तो उसके लिए अधिनियम में ये व्यवस्था है कि वो इस बात का निर्धारण होने पर कि सेक्शन 33(1) में ये ठहराव आता है और इसका पंजीकरण अनिवार्य है, इसके निर्धारण की तिथि से 60 दिनों के भीतर या 60 डेज के विदिन 60 डेज इसका पंजीकरण हो जाना चाहिए। उन ठहरावों का पंजीकरण होना अनिवार्य है विदिन 60 डेज। जब भी ये डिसीजन हो जाए कि ये ठहराव आरटीपी के अंतर्गत आते हैं, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आते हैं, विदिन 60 डेज में इनका पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। Thank you. Thanks for watching this video. That's all. We will discuss other things in my next video.